Hello student, welcome back to the another session of the lesson of the 10th class Minerals and Energy Resources. In the previous session we have learned about ferrous minerals, distribution of iron ore, non-ferrous minerals and non-metallic minerals and their distribution and their uses also. Today we are going to learn about hazards of mining, conservation of minerals and energy resources. So let's start our session. As all of you know that mining is an activity in which we extract minerals from the earth. तो माइनिंग से हम क्या करते हैं, जो मिनरल्स होते हैं उसे हमारी अर्थ क्रस्ट से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं. बट माइनिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जिसके कारण माइनिंग जो है वो एक हजार्डियस इंडस्ट्री बन चुकी है जिसे हम किलर इंडस्ट्री भी बोलते हैं. किलर इंडस्ट्री भी बोलते हैं. इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं क्योंकि इसके ऐसे हजार्ड्स है जो हमें क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई नेचुरल लाइट नहीं होती. जब हम माइनिंग करते हैं तो वहाँ पे किसी भी तरह की नेचुरल लाइट जो है वो नहीं होती, जिसके कारण अगर नेचुरल लाइट नहीं है माइनिंग के एरिया में तो वहाँ पे काम करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है. क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दिखाई नहीं देती और जो बहुत ही डेंजरस हो सकती है. दैट मेक्स, अभी नेचुरल लाइट नहीं है तो ये क्या करती है, मेक्स वर्किंग टफ. नेचुरल लाइट नहीं है जिसके कारण वहां पे काम करना बहुत ही क्या हो जाता है, टफ हो जाता है और बहुत ही हार्ड होता है वहां पे काम करना. सेकेंड रीजन जो है ये एक हजार्डियस है क्योंकि यहाँ पे रिस्क होता है हमारी लाइफ को, रिस्क टू लाइफ. अभी लाइफ को रिस्क कैसे है, तो ये देखो कई बार क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाती है रूफ्स. माइनिंग जो एरिया होता है तो उसकी जो रूफ होती है वो ऑटोमेटिकली कई बार क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है. कई बार क्या होता है कि वाटर का ओवरफ्लो जो होता है उससे भी हमारी जो लाइफ है उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा खतरा होता है. मतलब जो माइनर्स होते हैं वहाँ पे काम करने वाले जो लेबर्स होते हैं उनकी लाइफ वहाँ पे क्या है, वो एक डेंजरस फॉर्म में क्या करते हैं, काम करते हैं. बहुत ही मतलब ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जिनके कारण उनकी लाइफ को क्या होता है, बहुत ज़्यादा खतरा होता है. तो रूफ्स जब कोलैप्स हो जाती है तो उसके कारण भी उनके जीवन के ऊपर खतरा बना रहता है. फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है ओवरफ्लो ऑफ वाटर. ओवरफ्लो ऑफ वाटर मतलब जब पानी है, वाटर है, वो ओवरफ्लो हो जाता है तो उसके कारण भी उनका जीवन जो है वो संकट में पड़ जाता है. कई बार जो है मतलब ये डेथ में भी रिजल्ट आ जाता है. कई बार क्या हो जाती है, ऐसे एरिया में फायर लगना, मतलब आग लग जाना अचानक से, जिसके कारण भी उनके लिए वहां पे माइंस में काम करना क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है और ये उनकी लाइफ के लिए क्या है, रिस्क है. तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण क्या होता है, मतलब जो ये हमारी इंडस्ट्री है, माइनिंग जो इंडस्ट्री है उसे हम क्या कह सकते हैं, ये एक किलर इंडस्ट्री है. अभी इसके और भी इफेक्ट्स है, जैसे कि जो हमारी माइनिंग इंडस्ट्री है इससे जो स्लरी निकलती है, स्लरी का मतलब क्या होता है, कोई ठोस पदार्थ है उसे हम क्या करते हैं, पिघला देते हैं. मतलब जो पिघला हुआ जो पदार्थ यहाँ से निकल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, स्लरी. तो जो स्लरी यहाँ से निकलती है वो क्या करती है, डैमेज करती है फार्म फील्ड्स को, फार्म लैंड्स को. ओके, जो स्लरी यहाँ से निकलती है वो स्लरी
स्लरी हमारे जो फार्म लैंड है जिसपे हम खेती कर रहे हैं उसको क्या कर रही है, ये पॉल्यूट कर रही है, वाटर को कंटेमिनेट कर रही है, वाटर को क्या कर रही है, कंटेमिनेटेड कर रही है, जिसके कारण पानी क्या होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है, रिवर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, रिवर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इस इंडस्ट्री से क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। अभी ये देखो रिवर पॉल्यूशन जो है स्लरी के कारण हो रहा है, ठीक है। अगर इन इंडस्ट्री से अगर स्लरी जो है रिवर में डाली जाती है तो उससे क्या हो रहा है, रिवर पॉल्यूशन हो रहा है। अभी माइनिंग इंडस्ट्रीज में कई बार कई जगह पे ब्लास्ट वगैरह किए जाते हैं जिससे डस्ट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, हमारे एयर में मिल जाते हैं, जिसके कारण एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो इस तरह से ये वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन को क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है, और इससे हमारी लैंड जो है वो भी क्या होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है। अभी इसके अलावा यहाँ पे जो काम करने वाले माइनर्स है, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, इनके लिए कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो माइनर्स है, इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेज, मतलब सांस लेने वाली बीमारियां यहाँ पे उन लोगों के अंदर हो जाती है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। माइनिंग में जो काम करते हैं माइनर्स, उनको रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो जाती है एंड प्लूमिनरी डिसऑर्डर उनको क्या हो जाता है, प्लूमिनरी डिसऑर्डर, जिसके कारण मतलब उनकी लाइफ को क्या होता है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है। ये माइनर्स जो है, जो माइनिंग इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं तो वहां पे उन्हें बहुत सारे इस टाइप के डिजीजेस का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। अभी हम इन जो हजार्ड्स ऑफ माइनिंग है इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इन चीजों से कैसे बचाया जा सकता है लोगों को, या इन चीजों को कैसे दूर किया जा सकता है, ये प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, हम पिछले सेशन में पढ़ के आ चुके थे कि जो हमारे मोस्टली जितने भी मिनरल्स है उन्हें क्या कर दिया गया है, नेशनलाइज कर दिया गया है। मतलब वो किसके अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में है। गवर्नमेंट इज द सोल अथॉरिटी ऑफ इट, मतलब वो पूर्ण रूप से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अभी उसको अच्छे से मतलब रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्टर सेफ्टी जो रेगुलेशन है, रूल्स और रेगुलेशन बनाने चाहिए। मतलब इन हजार्ड्स को हम दूर कैसे कर सकते हैं, बाय एडॉप्टिंग स्ट्रिक्टर सेफ्टी मेजर्स और रूल्स और रेगुलेशन। क्लियर। नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर सकती है एनवायरमेंट लॉज बाय इंप्लीमेंटिंग एनवायरमेंट लॉज। मतलब वेरियस टाइप के एनवायरमेंटल लॉज जो है वो बनाकर, वो इंप्लीमेंट करके भी इन जो माइनिंग के जो हजार्ड्स है उनको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखो जो माइनिंग करना है, माइनिंग इंडस्ट्रीज है वो बहुत ही डेंजरस इंडस्ट्रीज है। यहाँ पे काम करने वाले लोगों की जो स्थिति होती है वो बहुत ही क्या होती है, उनकी लाइफ के लिए मतलब बहुत डेंजरस होता है। वो एक डेंजरस प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब उनकी लाइफ जो है उसकी बहुत ज्यादा होती है, उनको बहुत सारी जो है डिजीजेस भी हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो जाती है, कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स उठाने चाहिए ताकि
जो है जो माइनिंग के हजार्ड्स है उनको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। अभी नेक्स्ट हम इसमें करेंगे हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अभी कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, व्हाई मिनरल्स आर नीडेड टू बी कंजर्व। तो सभी को पता है कि मिनरल्स जो है ये क्या है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ पे वो अनइवन तो है ही, साथ में ये एक लिमिटेड फॉर्म में भी है। इनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मिलियन ऑफ इयर्स लग जाते हैं। मिनरल्स बनने का जो प्रोसेस है इट टेक्स मिलियन ऑफ इयर्स, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू फॉर्म अ मिनरल्स। बहुत लंबा समय लगता है मिनरल्स बनने में। हम क्या कर रहे हैं कि हम मिनरल्स को बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेटली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। मतलब इनको बनने की, इनकी क्रिएशन वाली जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो है, बट जो कंसेप्शन प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें तो टोटल वर्क, जो हमारी टोटल वर्क फोर्स है ऑफ मिनरल डिपॉजिट, जो मिनरल डिपॉजिट है वो इज एन इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन। ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन में है ऑफ अर्थ क्रस्ट। अगर हम बात करें कि मिनरल्स को हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए, बिकॉज टोटल वर्क ऑफ मिनरल डिपॉजिट है ऑन द अर्थ क्रस्ट वो एक इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन में है। मतलब हम इसका ओनली 1% क्या कर रहे हैं, इस फ्रैक्शन का यूज कर रहे हैं। मतलब कितना फ्रैक्शन है, ओनली 1% है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इनको बनने में, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट कि भाई मिनरल शुड बी कंजर्व्ड। मिनरल्स को क्यों कंजर्व करना क्यों जरूरी है, ओके। या कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज अ नीड ऑफ मतलब ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं या स्टेटमेंट आ जाते हैं तो उसको हमें कैसे बताना है कि सबसे पहले एक बात क्या आ रही है कि टोटल वर्कफोर्स जो है मिनरल डिपॉजिट है उसका जो फ्रैक्शन है वो ओनली 1% है अर्थ क्रस्ट का। ओनली 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब ये एक इनसिग्निफिकेंट क्या है, फ्रैक्शन है। ओनली 1% है अर्थ क्रस्ट का। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें सेकेंड, इट टेक्स मिलियन ऑफ इयर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। मतलब बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड मिलियन ऑफ इयर्स टू फॉर्म, मतलब इसको फॉर्म होने में, क्रिएट होने में मिलियन ऑफ इयर्स लग जाते हैं। मतलब इसकी जो प्रोसेस है क्रिएशन की वो बहुत ही कम है। एंड कंसंट्रेशन, मतलब फॉर्मेशन है या क्रिएशन में या कॉन्सेंट्रेट होने में, हमने किया था पिछले सेशन में कि हम और उन्हें कहेंगे जहां पे मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो इसके फॉर्मेशन में, इसके कॉन्सेंट्रेशन एक ही एरिया में होने में मिलियन ऑफ इयर्स लग जाते हैं, जिसके कारण भी हमें मिनरल्स को कंजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो बहुत स्लो है। अगर हम रेट की बात करें, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्लोअर देन रेट ऑफ कंजप्शन। रेट ऑफ कंजप्शन मतलब
इसकी फॉर्मेशन जो रेट है वो इतनी स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है, इसको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने में, बट हम इसको कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, कंजप्शन हम इनका बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं। और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि जो ये मिनरल्स है दे विल बी टोटली एग्जॉस्टेड फ्रॉम द अर्थ, मतलब ये पूर्ण रूप से खत्म भी हो सकते हैं अगर हम इसी रेट में इनको क्या करते जाएंगे, कंज्यूम करते जाएंगे, या हम इनका इनडिस्क्रिमिनेटली इनका यूज करते जाएंगे विदाउट एनी प्लानिंग सिस्टम। तो ऐसा करने से क्या हो सकता है कि जो मिनरल्स है दे विल बी टोटली एग्जॉस्टेड, मतलब ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अगर ये सारी चीजें देखने के बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं एंड नॉन फाइनाइट होते हैं एंड नॉन रिन्यूएबल होते हैं। अभी ये हमने किया था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू होते रहते हैं और नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनका अगर हम एक बार यूज करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मतलब ये ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी देख रहे हैं कि मिनरल ये जो है ये कैसे होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। अभी इन सारी चीजों को देखकर क्या होता है कि हमें कुछ एफर्ट्स करने चाहिए। ये तो हो गया व्हाई द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स आर नेसेसरी, बट हम इसमें कंजर्व कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी कंजर्व द मिनरल्स, मिनरल्स को कैसे करना कंजर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ एफर्ट्स हमें करने पड़ते हैं। मतलब हमें एक प्लानिंग करनी चाहिए, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या रिसोर्सेज का यूज एक प्लान्ड मैनर में करना चाहिए, या फिर हम एक अल्टरनेटिव मतलब जिस रिसोर्स की हमें जरूरत है उसकी जगह पे हम उसका एक अल्टरनेट भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ एफर्ट्स टू बी मेड। Made for conservation of minerals। अभी देखो हम क्या क्या एफर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कर सकते हैं प्लानिंग। हमने किया था ना रिसोर्स प्लानिंग फर्स्ट चैप्टर में, तो हमें क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज की या मिनरल्स की प्लानिंग करनी चाहिए कि हाउ वी हैव टू यूटिलाइज द मिनरल्स। उसको एक प्लान तरीके में हमें क्या करना है, यूज करना है एंड इन सस्टेनेबल मैनर प्लानिंग करनी है। और वो प्लानिंग भी कैसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल मैनर। सस्टेनेबल मैनर्स, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था, सस्टेनेबल मैनर्स का मतलब क्या है, हमें फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के ही रिसोर्स को क्या करना है, यूज करना है, उन्हें कंज्यूम करना है। तो ये हमारा हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी नेक्स्ट जो हमारा इसमें आ जाता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हमें जो टेक्नोलॉजी है उसे क्या करना है, डेवलप करना है। टेक्नोलॉजी को हमें डेवलप करना है, उसे इवॉल्व करना है। नई नई टेक्नोलॉजी को, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उससे डेवलप करना है, नई नई टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करना है। टू यूज क्यों करना है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है उसी की सहायता से हम रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अगर बेस्ट टेक्नोलॉजी है तो हम क्या कर सकते हैं, जो लोअर ग्रेड के जो मिनरल होते हैं उनको लोअर कॉस्ट पे भी क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, मतलब हमारे पास वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अगर हम लोअर ग्रेड वाले मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे हमारी जो प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा लग जाती है, मतलब लागत ज्यादा है, तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वहां पे हमें क्या होता है, लॉस होता है। अगर कॉस्ट हाई है तो हमें वहां पे लॉस ही होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। इसीलिए ऐसी टेक्नोलॉजीज को हमें डेवलप करना है, इवॉल्व करना है
to use lower grade minerals at lower cost. At low cost. लो कॉस्ट पे हम इन्हें क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. इस टाइप के हमारे पास क्या होनी चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए. नेक्स्ट अगर हम मिनरल्स की बात करें तो हमने किया था मिनरल्स मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों टाइप के होते हैं. तो जो मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं या जिनमें मेटल होता है उन्हें हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए. जो मेटल्स होते हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए. और कुछ अल्टरनेटिव मटेरियल्स का यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए. मतलब ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी जगह पे हम उसके दूसरे जो अल्टरनेट है वो यूज कर सकते हैं. तो हमें उन्हें यूज करना चाहिए ताकि हम इन मिनरल्स को क्या कर सके, कंजर्व कर सके. जैसे कि स्क्रैप मिनरल्स होते हैं हम उनका यूज कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारा यहाँ पे टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. आप अपने भी व्यूज दे सकते हो कि आप जो है मिनरल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हो. तो ये आपको अपने पॉइंट्स भी इसमें आप डाल सकते हो खुद के भी. तो यहाँ पे हमारे कुछ एफर्ट्स आ गए. नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज. अभी आप सबको पता है हमारा जो लेसन है वो दो पार्ट्स में है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. मिनरल्स वाला टॉपिक हमने कर लिया है. इसमें हमने किया है टाइप ऑफ मिनरल्स. ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक होते हैं. ठीक है, और एनर्जी रिसोर्सेज भी इसमें आ जाते हैं. फर्दर अगर हम देखें तो मेटेलिक मिनरल्स में हमने क्या था, फेरस और नॉन फेरस. फेरस जिसमें लोहा होता है और नॉन फेरस जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है, उनके बारे में हमने कर लिया. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन और इन इंडिया हमने कर लिया. उसके जितने भी बेल्ट्स है 4 बेल्ट्स हमने कर लिए. हजार्ड्स ऑफ माइनिंग हमने कर लिया है. कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स हमने कर लिया है. क्योंकि अगर मिनरल्स का लेसन आ रहा है तो माइनिंग मिनरल्स को हम क्या करते हैं, माइन करके ही तो बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो और हमें मिनरल्स को कैसे कंजर्व करना है. अभी बात आ रही है एनर्जी रिसोर्सेज की. व्हाट आर एनर्जी रिसोर्सेज. एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्स यूज्ड एज पावर. मतलब ऐसे रिसोर्सेज विच आर यूज्ड एज पावर और एनर्जी, ओके, to run industries or other etc. ओके, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे, पावर दे रहे, एनर्जी दे रहे. मतलब जिनके कारण हम अदर जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं. एज अ फ्यूल हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो इस टाइप के जो एनर्जी रिसोर्सेज है, देखो हम हमारे घर में डेली हम खाना बना रहे हैं. ठीक है, खाना बनाने के लिए हमें हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए. ओके, वाटर अगर हम गरम कर रहे हैं, पानी को हीट कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. रात को लाइट हमें चाहिए, तो लाइट इज आल्सो फॉर्म्ड विद एनर्जी रिसोर्सेज. तो मतलब डेली जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो हमारी लाइफ का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है. मतलब हम उसे क्या कर रहे हैं, डेली यूज कर रहे हैं. हमारे डेली नीड्स को ये क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो क्या क्रिएट करते हैं, पावर क्रिएट करते हैं. और उसका हम वेरियस पर्पसेस के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो एनर्जी रिसोर्सेज का हम करेंगे अभी. जैसे कि फ्यूल है, जितने भी ये एज अ फ्यूल भी यूज होते हैं. एनर्जी रिसोर्सेज है. फ्यूल मिनरल्स जो है लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है. ओके, नेचुरल गैस,
एनर्जी रिसोर्सेज है, मतलब वो रिसोर्सेज जिसका हम क्या कर रहे हैं डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। फ्यूल मिनरल्स मतलब ऐसे मिनरल्स जो क्या कैसे यूज हो रहे हैं, एज अ फ्यूल यूज हो रहे हैं, एक ईंधन की तरह इसे हम क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं। जैसे कि कोल है, कोल का यूज अलग अलग इंडस्ट्रीज में, हर तरह की इंडस्ट्रीज में किया जाता है, और आपको पता ही है इंजन वगैरह को चलाने में भी कोल का यूज किया जाता है। कोल का यूज किया जाता है आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे बर्निंग ब्लास्ट में इसका क्या किया जाता है यूज किया जाता है। ठीक है, कोल का यूज हम घरों में भी करते हैं। देन है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का यूज है, उसको हम किस लिए करते हैं, फॉर द वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल्स के लिए, जो व्हीकल्स जो रोड वगैरह पे रन करते हैं। ठीक है, तो उनमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है, व्हीकल्स में पेट्रोलियम वगैरह की जरूरत पड़ती है। नेचुरल गैस है, तो नेचुरल गैस का भी यूज हम करते हैं एज अ फ्यूल। यूरेनियम है और इलेक्ट्रिसिटी है। ये हमारे क्या है, कुछ एनर्जी रिसोर्सेज है जिनका यूज हम हमारी डेली लाइफ में, हमारी हर फील्ड में हम इसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग इट इन ईच एंड एवरी फेसेट ऑफ अवर लाइफ। तो एनर्जी रिसोर्स फर्दर अगर हम बात करते हैं तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, 2 टाइप्स में। एनर्जी रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल जिसे हम परंपरागत स्रोत कहते हैं, जो काफी लंबे समय से हम उसका यूज करते आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर परंपरागत, मतलब फिलहाल न्यू ट्रेंड में हमने उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया है, जिन्हें ज्यादा समय नहीं हुआ है यूज करते हुए। तो जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज है, उसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक है कन्वेंशनल और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। ओके, तो कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्सेज है उसमें आ जाते हैं हमारे फायरवुड, मोस्टली हमारे रूरल एरियाज में यूज किए जाते हैं। फायरवुड का यूज करते हैं एज अ फ्यूल। ओके, खाना वगैरह बनाने के लिए फॉर मेकिंग फूड, फायरवुड हो गया, या फिर हमारे जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, जीवाश्म ईंधन जिसे हम कहते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो ये हमारे क्या है, फॉसिल फ्यूल है। डंग केक है, कैटल डंग केक जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इनका भी यूज क्या करते हैं हम, एज अ फ्यूल करते हैं। तो ये चीजें हैं जो हमारी किस में आ जाती है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, ये क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। मतलब इन्हें रिन्यू होने में क्या लगता है, बहुत रिन्यू नहीं हो सकते ये जल्दी से, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं। एक बार एग्जॉस्ट होने के बाद हम इसे दोबारा से यूज नहीं कर सकते। मतलब ये क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं एंड नॉन रिन्यूएबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं बिकॉज इट टेक्स मिलियन ऑफ इयर्स, takes millions of years to create and concentrate. नेक्स्ट इसमें करेंगे कि इसको क्रिएट होने में और कॉन्सेंट्रेट होने में बहुत लंबा टाइम लगता है और ये एग्जॉस्टेबल होते हैं।
अभी ये वो रिसोर्सेज है जिनको हम काफी लंबे समय से यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट फॉर द लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम मतलब काफी लंबे समय से हम क्या कर रहे हैं, इनको यूज कर रहे हैं, जिसके कारण हम इन्हें क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, मतलब ये परंपरागत होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, मतलब ये ऐसे रिसोर्सेज है जिनका हम हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप्ड होने के बाद हम इसका क्या करने लगे, यूज करने लगे हैं, और इनका यूज हम कर रहे हैं एज अ अल्टरनेटिव फॉर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी इसमें हमारी कौन कौन से एनर्जी आ जाती है जो मॉडर्न की अगर हम बात करें तो ये है हमारी विंड, सोलार एनर्जी हो गई, हमारी जियोथर्मल, बायोगैस। तो इस टाइप की जो एनर्जी रिसोर्सेज है हम इन्हें क्या कहेंगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। अभी देखो ये जो एनर्जी रिसोर्सेज है ये फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है और ये इनएग्जॉस्टेबल भी है, और रिसेंटली हम इसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एंड यूज रिसेंटली मतलब रिसेंटली हमने इसका यूज करना क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। जो कन्वेंशनल सोर्स है वो हम पहले से पुराने टाइम से ही उसका क्या करते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं, बट ये ऐसे रिसोर्सेज है जिनका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने के बाद हम इनको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। दे आर रिसेंटली यूजेबल, दे आर इनएग्जॉस्टेबल, मतलब ये फाइनाइट नहीं है, ये क्या है, इनएग्जॉस्टेबल है, इनफाइनाइट है। एंड रिन्यूएबल, ओके, ये इनएग्जॉस्टेबल है और रिन्यूएबल है, मतलब आपको पता ही है जो है हवा है, ये नहीं कि एक दिन हवा चल रही है और दूसरे दिन बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मतलब हम एयर को ब्रीथ कर रहे तो आज ब्रीथ करने से एयर खत्म हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ये इनएग्जॉस्टेबल है। डेली हमें इसकी जो एनर्जी है मतलब ये डेली हमें एक न्यू फॉर्म में मिलती रहती है। अभी सोलार एनर्जी ये नहीं है कि हमने एक बार यूज कर लिया सन की एनर्जी को और फिर वो एग्जॉस्ट हो गई, आपने देखा होगा कि डेली जो है सोलार एनर्जी न्यू क्रिएट होती रहती है। तो ये जो है ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं और इनएग्जॉस्टेबल होते हैं। अगर हम एक क्विक फैक्ट यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको कि अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट, एक ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है कि हमारे इंडिया में रूरल या अर्बन जो एरियाज है वहां पे 70% जो एनर्जी है, 70% एनर्जी हम जो यूज कर रहे हैं वो बोथ कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से ही यूज कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। थैंक यू।